खबर है में खुश आमदेद। मैं हूं आपका मेजबान सईद काजी। बड़ी अहम खबरें। आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास भी आज तलब किया गया। इससे पहले एक खत लिखा गया 6 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ से। इस पे बात हो रही है, देखेंगे क्या फैसला आता है, इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा जजेस के इस खत लिखे जाने के बाद इसका फैसला तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करेगी। इस तरह के मामला हमारे इदारों के सामने आते रहते हैं तो हल भी होते रहते हैं। तो मगर इस खत के बाद जो पीटीआई के चेयरमैन हैं उनके केसेस की कानूनी हैसियत क्या होगी, इस हवाले से बात करेंगे। और उसके साथ ईरान के साथ कारोबार करने पर हमारे ऊपर बड़ी पाबंदियां हैं। इंडिया चाह बाहर में जो मर्जी करता है, रूस में से जो है वो उससे मामला भी करता है, उस पर सैंक्शंस नहीं लगती। तो ये हमारी हुकूमत कहाँ खड़ी है? ये वीकनेस किसकी है? इस मुल्क के अवाम की तो नहीं हो सकती, इस रूलिंग इशराफिया की होगी। ये क्या मामला है? और सरकारी अफसरों के असासों की छानबीन का मुतालबा भी मान लिया गया है IMF की तरफ से। ये सारी बातें करेंगे। मेरे दोस्त भाई हसन रजा पाशा साहब मौजूद हैं, एक्स चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमेटी। बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, आपने मुझे वक्त दिया। हुजूर, वैसे पाकिस्तान की जो जुडिशियल हिस्ट्री है वो माशाल्लाह खासी इंटरेस्टिंग रही है, बट इट इज गेटिंग मोर इंटरेस्टिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब ये आपके सामने आ गया। खैर, कोई नई बात तो नहीं है कि जजेस भी इंसाफ मांग रहे हैं। शौकत सिद्दीकी साहब वाला मामला आपके सामने है। अब 6 लोगों ने इस तरह कहा, तो कैसे देखते हैं आप इसको? क्या हम समझते हैं कि वी आर कमिंग ऑफ एज, ये हमारा इर्तकाई अमल है? इसको आपका क्या टेक है इस पर? काई साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि ये अनप्रेसिडेंटेड मूव है। 6 ऑनरेबल जजेस का एक ही खत लिखना और उसमें 1 साल पहले के वाकयात लिखे और शौकत अजीज सिद्दीकी साहब के केस पे रिलाय करते हुए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को लिखा गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इतने सीनियर जजेस हैं, इनको पता है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल आर्टिकल 209 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके तहत वो काम करती है और पूरा प्रोसीजर उसमें दिया गया है। उसमें है कि किसी जज के खिलाफ शिकायत या रेफरेंस वो सदर पाकिस्तान भेजे या कोई प्राइवेट पार्टी कंप्लेंट करे तो उसकी तहकीकात करके रिपोर्ट सदर मुमलकत को भेजी जाती है। कोई जज इसमें शिकायत नहीं कर सकता, या तो ये बताएं कि किसके खिलाफ उन्होंने शिकायत की है। बहरहाल जो इसमें चीज़ें हैं ख़त में, वो काफ़ी खौफनाक हैं और हरेबल हैं, और उस पर बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस का कंसर्न है। और हम ये समझते हैं कि पहले शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने एक कोशिश की, उन्होंने कहा बरमला कि मेरे पास प्रूफ हैं, आप ले लें, मैं देने के लिए तैयार हूँ, ओपन कोर्ट में देने के लिए तैयार हूँ। उस वक्त नहीं लिए गए। बहरहाल बेटर सेंस प्रिवेल की और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको बहाल कर दिया। लेकिन अभी इनको साबित करना पड़ेगा, और कोई शख्स 2023 में या 22 में इन पे कोई प्रेशर डाला गया, प्रेशराइज किया गया, ब्लैकमेल किया गया, तो ये चीज़ें सरफेस पे लानी पड़ेगी। और फोरम बहरहाल ये नहीं है। अभी फुल कोर्ट मीटिंग हो रही है। मुझे लगता है कि शायद आर्टिकल 184(3) को इन्वोक किया जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस तरफ लेके जाए मामले को। अच्छा, अब आप क्या पॉसिबिलिटी है? एक देखें, लीगल राय देना और लेना यही हमारा मनसब है। इदारे जो मर्जी ये जो पॉलिटिकल धीगा मुश्ती और जमा दमा चौकड़ी शुरू हो जाती है कि पहले कह रहे थे जी सिद्दीकी साहब को ठीक फारग किया, कुछ आप जी ठीक वापस ले आए। अब यानी उस वक्त एक मुदाखलत अच्छी थी, दूसरी बुरी थी, नहीं वो दूसरी अच्छी थी, पहली बुरी थी। तो इसमें क्या सियासत हमें खेलना चाहिए या इदारों को अपना काम करने देना चाहिए? कौमों की जिंदगी में ऐसे वक्त आते रहते हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इदारों का जो मामला है, ख़ास तौर पे जो जुडिशरी का इदारा है, उसमें इतने उतार चढ़ाव आए हैं। और काई साहब, एक चीज़ मैं बड़े वसूख से ये कहता हूँ कि ये जितने मामलात यहाँ तक पहुँचे हैं, ये आपस में गिरोहबंदी और रिफ्ट की वजह से ये मामले यहाँ तक पहुँचे हैं। इस खत से भी यही लगता है कि
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी शायद कोई ग्रुपिंग है, या ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ चार्जशीट है एक तरह से। क्योंकि आप देखें कि हर सेंटेंस के बाद, हर एग्जाम्पल कोट करने के बाद ये कहा गया है कि हमने उनको उस वक्त बताया और उन्होंने कहा कि मैं ये करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें, लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहरहाल अपनी जगह पे मौजूद है, और इसमें अब वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पे कोई सॉलिड स्टेप्स ले। कोड ऑफ कंडक्ट में भी अमेंडमेंट की ज़रूरत है, जो जजेस कोड ऑफ कंडक्ट है, और जजेस का जो शिकायत, फर्ज कर लें किसी जज को शिकायत है, मैं नहीं समझता कि वो इतना बेख्तियार है कि वो अपनी शिकायत को रिड्रेस नहीं कर सकता। इतने इख्तियारात हैं हाई कोर्ट के जज के पास, सारी दुनिया वकला के अंदर एक हैसियत आपकी एक है, एक लीडर की भी। ये फरमाइए कि क्या कोई वकला तंजीमें इसमें कोई मुतहरक हो रही हैं, और हो रही है तो होनी चाहिए, या ये हमें सवाबदीद छोड़ देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट पर? इस बारे में आपके पास क्या खबर है? देखिए, वकला तंजीमों ने इस मामले को टेक अप किया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अभी प्रेस रिलीज जारी की है और कंडेम किया है ऐसे अनासर को, ऐसी ताकतों को जो जुडिशल वर्क में हिंड्रेस क्रिएट करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं जजेस को। इसको भी कंडेम किया है। सिंध बार कौंसिल की भी आ गई, इस्लामाबाद बार कौंसिल की भी आ गई। पाकिस्तान बार कौंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 5 अप्रैल को तलब कर लिया गया है। 1 पॉइंट एजेंडा, इसी एजेंडे पे क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब आउट ऑफ कंट्री हैं, वो तशरीफ लाएंगे, तो फिर इस पे पाकिस्तान बार कौंसिल भी अपनी इनपुट करेगी। तो हम समझते हैं कि हम जुडिशरी का लाजमो मलजूम हिस्सा हैं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, और वकला के बगैर जुडिशरी का इदारा कंप्लीट नहीं है। तो ये बिल्कुल हमें इस पे अपना इनपुट देना पड़ेगा, और बड़ा सॉलिड रीजन के साथ देना पड़ेगा। और अभी लेकिन ये डायरेक्ट मीटिंग के बाद ये फैसला होगा, मगर ये बेटर सेंस यही नहीं है कि हम इसको बजाय सियासी अरीना में घसीट कर लाकर बिलावजह खाक उड़ाएं? हमें छोड़ देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करे। जी बिल्कुल काई साहब, 100% आपकी बात ठीक है। मैं आपसे बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। ना ही एग्जीक्यूटिव को इस मामले में आना चाहिए, ना ही प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, और ना ही पार्लिमान को। खालिसन जुडिशरी का मामला है, और जुडिशरी के पास तमाम तार इख्तियारात और वसाइल मौजूद हैं, और वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। और जो ऑर्डर वो देंगे, तमाम जो इदारे हैं वो बाउंड हैं इनको ऑर्डर को ओबे करने के लिए। अच्छा पाशा साहब, मैं खाकम बदन, लेकिन बात करनी पड़ती है। कुछ पॉलिटिशियंस, पहले मैं खुद इत्तेफाक करता हूँ इस पे, इन्हें कूद कर नहीं आना चाहिए। कभी एक धड़े को एक बंदा निकल आता है, कभी दूसरे धड़े का। अब एक साहब ने कल टीवी पे ये भी कह दी थी कि मजीद खतूत भी खुदा न खास्ता जो है वो आ सकते हैं। तो कोई ऐसी इतला है आपके पास, या ये अंदर ही अंदर मामला नहीं होना चाहिए? अगर कोई किसी को है भी तो उन्हें पब्लिक ना किया जाए कम से कम। और क्या कोई खतूत मजीद आ सकते हैं या आ रहे हैं जो आपके इल्म में हो? इस वक्त काई साहब मुझे कोई इतला नहीं है कि कोई खतूत और आ रहे हैं। अभी इस पे भी मेरा एक कंसर्न है। हमारे दोस्त हैं, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल हैं ये 6 के 6 जज साहबान। इनको चाहिए था कि ये जो भी लेटर इन्होंने भेजा है, चाहे वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा है या चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा है, इनको इस तरह पहले पब्लिक नहीं करना चाहिए था। ये बड़ी एक है, और आपने देखा कि इसी लेटर पे एक पॉलिटिकल पार्टी बयानिया खड़ा कर रही है। तो ये जब पॉलिटिसाइज हो जाएगा मामला, तो फिर इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी और इनके खिलाफ ये जो इन्होंने पॉइंट आउट किए हैं, जो हकायक और जो वाकयात, वो फिर उनके जो है वो क्रेडिबिलिटी एट स्टेक हो जानी है। तो मैं नहीं समझता कि इसको पॉलिटिसाइज करना चाहिए। ये खालिसन जुडिशरी का मामला है, और इस पे किसी पॉलिटिकल पार्टी को टेक ओवर फैसले, जो बहुत से फैसले हो चुके, पार्टीजन होते हैं फैसले, जाहिर है। लेकिन इस क्या ये भी अब प्ली दी जा सकती है कि जी जजेस साहिबान जब ये कह रहे हैं तो ये फैसले रिव्यू में जाएं, इन्हें दोबारा जो है प्रोसीडिंग हक मिले समात का? क्या या ये बड़ी फार फेच्ड बात कर रहा हूं मैं? काई साहब, पूरे खत में कहीं पे भी ये इंदिया नहीं दिया गया कि जनाब फलां फैसला हमने दबाव में आके किया है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट इनको जज रहने का
जो है वो इस मनसब पे रहने का कोई हक नहीं है, फिर इनको छोड़ देना चाहिए। ये इनमें दलेर जज हैं, बाबर सत्तार साहब हैं, जहांगीरी साहब हैं। बाबर सत्तार का देखा आपने कि किस तरीके से उन्होंने किसी फ़ियर और फ़ेवर के बगैर वो सिटिंग डीसी और एसपी को जो है वो सज़ा दी है। तो मैं नहीं समझता कि इन्होंने कोई फ़ैसले दबाव में आके किए हैं, और अगर ऐसा साबित होता है कि कोई फ़ैसला दबाव में आके किया है, तो फिर ये बड़ी खतरनाक बात है। बहुत शुक्रिया हसन रजा पाशा साहब, आपने हमें इस पे एनलाइटन किया। नाज़रीन, ये मामलात हैं, कौमों की जिंदगी में आते रहते हैं, इस पे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, मगर बहरहाल कुछ अदवार ऐसे होते हैं कि जब जो फैसले दीवारों के पीछे होते हैं, खामोशी से वो चौक में भी होना शुरू हो जाते हैं। तब्दीली का ऐद होता है, बदलाव का ऐद होता है। इसे हम पॉजिटिव ही समझेंगे और इंशाल्लाह ऐसे कुछ पॉजिटिव ही निकलेगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। बहुत अहम गुफ्तगू है, जारी है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मोहतरम अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच। ये फरमाइए कि ये जो खत आया है, इस खत का तो जाहिर है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जो है उसका जो फाइन सेंस ऑफ जजमेंट है उस पर हमें यकीन है, मगर इसका क्या फर्क पड़ेगा? इससे पहले जो बानी पीटीआई के जो केसेस थे उनकी कोई कानूनी हैसियत तो मेरे ख्याल में वही रहेगी। इस पे आपका टेक क्या है? इसकी फॉल आउट क्या होगी? बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, आपको माजी में पता है कि टेलीफोन टैप होना, इस तरह की मुदाखलत तो पहले माजी में तो चली आ रही है, लेकिन ये जो जिस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है, जिस तरह की प्रोसीडिंग हमने अब देखी है, ये शायद तारीख में नहीं है। यहाँ आप खुद देख लें कि 9 मई के वाक़यात की ज़मानत होने में कितना वक्त लगा, जिसमें बेगुनाह लोग भी थे, जो कसूरवार थे, उनकी ज़मानतें अब ना लगाएं, ना करें, लेकिन बाकियों का हमने देखा। फिर हमने इसी दौर में देखा कि नवाज शरीफ, एवनफील्ड और अल अजीज़िया में जो बातें उस वक्त कही गई कि जब वो पाकिस्तान में जाएंगे और वो डील के तहत आए पाकिस्तान में और वो बरी हो जाएंगे, मैं नहीं कहता, ये रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है सारा, और मैंने ये कहा था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा तो डील के तहत आएगा और वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना, और फिर इमरान खान साहब के अगेंस्ट देखें, यानी जिस तेजी से साइफर ट्रायल चलाया गया, जिस तरीके से अपना तोशाखाना केस चलाया गया, दूसरा तोशाखाना चलाया गया, और जिस तरीके से इद्दत का केस चलाया गया, आप यहाँ से अंदाजा लगा लेना। टेरियन वाइट के केस में आपको याद है, हमेशा देखता हूँ आपके साथ प्रोग्राम में बैठ के मैंने ये बात कही थी कि टेरियन वाइट में जो वकील है वो देखे तो सही कौन से जज इस जज एक रिटायर हो गए हुए हैं, उनके दामाद थे वकील। फिर उसमें हामिद अली शाह साहब वकील आ गए स्पेशल प्रोसिक्यूटर के तौर पर, और अभी वो अब टेरियन वाइट के बाद अब साइफर के केस में भी आ गए हैं। रिजवान अब्बासी साहब ने अपना बेसिकली वो सरकारी वकील के तौर पर ज़्यादा काम करते हैं, अपना इद्दत के केस में वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से वकील थे और बाद में वो खाबर मानगा के वकील आ गए। यानी ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिकॉर्ड के ऊपर फिर केस का देखना, मैं तो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से तो अंदाजा है हमें कि हम यहाँ देखते रहे, मैं तो आवाज़ भी उठाता रहा कि यहाँ हम ख्याल जजेस के पास केसेस लगते हैं। मिसाल के तौर पर अपना एक बेंच ऐसा है, नाम लेने की जरूरत नहीं है, तो निगरान सेटअप के साथ जब दौर शुरू हुआ सारे केसेस वहीं जाते थे। तो मैंने कई दफा ये सवाल भी उठाया, अभी पिछले दिनों अपना केस है 215 का इलेक्शन सिंबल लेने का, वो केस उनके पास लगा और वो बाकायदा लंबी बहस हुई, फैसला माफूज हो गया और अभी तक फैसला नहीं है। सवाल रह जाए और हम आपसे आपकी गाइडेंस से महरूम न रह जाए। देखिए, हर कजिया है, आप एक वकील हैं, एक इशू पहुंचता है, पार्टीजन एक पार्टी का एक व्यू है, दूसरी पार्टी का दूसरा व्यू है, जज साहब ने फैसला करना है कि जी व्यू किसका ठीक है। एक बात आई है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, मैं पूछना ये चाहता हूं, अभी मैं स्टेटमेंट देख रहा था जनाब जो सेनेटर हैं सिद्दीकी साहब पीपल्स पार्टी के, तो इसमें क्या हमें बात करनी चाहिए? बात है कि अगर शौकत सिद्दीकी साहब के दौर में मुबैना तौर पर उनके कहने के मुताबिक मुदाखलत हो रही थी तो वो कोई ताउन था या कोई बीमारी थी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई जो अब हुई है, अगर हुई है तो वो जो है उसको हमें जाना चाहिए। इन मामले इदारे देखेंगे, इदारे फैसला कर लेंगे, तो क्या कुछ मुदाखलतें नेक होती हैं और कुछ बद होती हैं? इस वजह से एटीट्यूड पे क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, आपके सामने मिसाल तो सेट हो गई थी। शौकत सिद्दीकी वाले केस के अंदर
मिसाल सेट हो गई, बाकायदा उसके ऊपर जुडिशल काउंसिल ने बाकायदा हियरिंग की और उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने चैलेंज किया। आज वो सारे का सारा प्रोसेस सेट असाइड कर दिया गया कि वो जो मुदाखलत थी, मुदाखलत की वजह से, यानी वो एक तरह से सर्टिफाई होगी ना बात। और फिर जजेस ने जो वाकये साथ बयान किए हैं, जो अब एक जज ऐसे झूठ नहीं बोलते। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यानी बहुत सा तकरीबन तमाम हाई कोर्ट में अच्छी जजेस हैं, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस की जो तादाद है, यानी अभी आपने देखा ना पिछले रिजवान अब्बासी वाले केस में आपने क्या कुछ होता रहा, यानी जो ज्यादतियां होती रही, उन ज्यादतियों को सामने रखकर बात आई है सामने। सवाल बड़ा सीधा सा है कि आपका आइन खुद ट्राइकॉटमी ऑफ पावर की बात करता है कि आप अदलिया के मामला में इंतजामिया मुदाखलत नहीं करती है और ना ही मुकन्ना मुदाखलत करती है। अब मुकन्ना के मामला में बाकी मुदाखलत नहीं करते हैं, जो पैरामीटर और पैराबाउंड्स नहीं हुए उस पर अमल दरामद होता है। तो ये कहना कि इस मामले में नहीं, अब ये मामला सामने आया है और ये मामले अब जजेस के, यानी जो बाकी तरीकाकार क्या होगा इसकी तफ्तीश का, तहकीक का? जाहिर है ये फाजिल कोर्ट के सामने है, हम इस पे ज्यादा बात भी नहीं करना चाहते, ना कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है एक तरीका कार तो होगा। तो आपकी क्या, यानी इसलिए समझते हैं कि कानूनी एतबार से इसकी फॉल आउट क्या हो सकती है? जो केसेस सुने जा चुके हैं उन पर तो जाहिर है कोई शायद फर्क पड़े या ना पड़े, इस दोनों हवाले से आप जरा अपना टेक दीजिएगा। देखिए काजी साहब, एक बड़ी देखिए लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ तमगा याफ्ता, हमारे यहाँ जो लोग हैं ना, जो सहाफी है ना, वो आप अंदाजा लगा लें कि उनकी पोजीशन क्या है, वो समझना जरूरी है। आप सिर्फ इसको सिर्फ इतना देख लें कि ये जो चीजें सारी सामने रखी हैं, अगर हम उनको देखें, अगर हम उन सारे मामला को देखकर आप समझना चाहें कि हालात और वाकयात क्या हैं, तो एक बात तो बड़ी वाज़ेह है ना कि जो कुछ भी हुआ है, क्या इसको अननोटिस छोड़ दिया जाएगा? क्या अदालतों के ऊपर अगर कोई इंटरफियरेंस है, अगर कोई ये मामला इस तरह चल रहे हैं, तो क्या अननोटिस जाने दिया जाएगा? हमने देख तो लिया कि हमारे यहाँ, मैंने आपको कितने 20 केस ऐसे बता सकता हूँ कि जिसमें लाहौर हाई कोर्ट में आज भी मैं कह रहा हूँ, हम ख्याल जजेस के पास केसेस लगते हैं, चंद जजेस हैं। बहुत शुक्रिया जनाब साहब, आपने हमें इस पे एनलाइटन किया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैंने बात की कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जहांगीर जदून साहब, मारूफ कानूनदान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। थैंक यू वेरी मच जहांगीर जदून साहब, आपने हमें वक्त दिया। कोई ना कोई तो ऐसा वाकया वतन अजीज में होता है, बड़ा दिलचस्प मुल्क है जहांगीर जदून साहब। अब ये खत आ जाता है, अब इस खत के बाद मैं आपसे यही सवाल, बिल्कुल हमारे इदारे आपस में सेटल करें, अगर ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है हमारी हिस्ट्री का, कौमों में होता रहता है, इस पे ज्यादा अपने कहते हैं कि ज्यादा इसमें हमें नहीं होना चाहिए एक्साइटेड। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसे पोलिटिसाइज करना जरूरी है कि इस पर दो फरीक बन जाएं? पता चले एक फरीक है कि जनाब वो मुदाखलत तो बड़ी अच्छी थी जब हो रही थी शौकत सिद्दीकी, मुबैना मुदाखलत शौकत सिद्दीकी साहब के दौर में, और ये बहुत बुरी है, या वो बहुत बुरी थी और ये बहुत अच्छी है। तो जो एकदम से पॉलिटिकल प्लेयर और जो कमेंटेरियट इसमें कूद पड़ता है, तो इससे बजाय मसला हल होने के, और माफी चाहता हूँ, गंद नहीं पड़ जाता जहांगीर जदून साहब? नहीं, बिल्कुल आपकी बात बेजाय है कि इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। देखें, हम सिर्फ इस पे बात करें कि ये रूल ऑफ लॉ का मामला है, ये मेरिट का मामला है, सिटीज़न के राइट हैं इसमें, या आपके जो बाहर की दुनिया है जब इस चीज़ को देखेगी कि पाकिस्तान की जुडिशरी आज़ाद नहीं है, उस पर प्रेशर है। आज से पहले आप देखें जितना वो इंडेक्स आता है जुडिशल रिव्यू का, तो उसमें पाकिस्तान वैसे कितने नंबर पे है, तो इसके बाद तो फिर इसका नंबर और नीचे चला जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी आज़ाद नहीं है। वो तो 76 साल से पाकिस्तान के अंदर यही काम चलता रहा है, जुडिशरी तो कभी भी आज़ाद नहीं है। अभी उन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस का फैसला, उन्होंने कहा जी फैसला जो है वो फेयर ट्रायल ही नहीं दिया था। तो इसका मतलब था तो फेयर ट्रायल जजों ने नहीं दिया, तो जजों ने किसी प्रेशर में फैसला किया है, वरना तो फेयर ट्रायल होता। फिर इस तरह अभी जो मामलात जो हैं ये बढ़ रहे हैं, तो इस तरह पहले भी जज जो है ग्रीवियंस भेजते रहे अपनी, लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया। ये पहली दफ़ा इससे हुआ है कि जो लेटर लिखा गया है इसको डायरेक्टली पब्लिक किया जाए, ताकि लोगों को पता चल सके कि वो अपना वे फॉरवर्ड वो किस तरह एड्रेस करें। क्योंकि जब शौकत सिद्दीकी ने जाके बाहर में एड्रेस किया, तो इस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी रिजर्वेशन थी कि आपको ये वाला इक़दाम जो है ओपनली नहीं करना चाहिए था। इदारे तो हर वक्त इंटरफेरेंस करते हैं, और कई ऐसे जज होंगे जिनको वो अप्रोच करते हैं और जज आगे बाज़ का प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक और बात रह ना जाए, मैं चाहता हूँ वक्त की कमी के बाद में आपसे मैक्सिमम फायदा उठा सकूं। अब तरीकाकार क्या हो सकता है? आज आप जानते हैं कि जो है फुल
सुप्रीम कोर्ट का जो है उसका एक इजलास भी बुला लिया गया। तो अब आप क्या समझते हैं इसकी फॉल आउट क्या हो सकती है? अब इस पे एक तो हो रहा है कि जी वो पीटीआई वाले और कहानी सुनाएंगे कि ये के फैसले हुए, दूसरी तरफ से दूसरा बीन बजेगा। व्हाट एक्चुअली कैन हैपन इन योर, आपकी अक्ल सलीम क्या कहती है? ये मैं देखें, मुझे एग्जैक्ट तो आप और मैं ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा, लेकिन हम ये थोड़ी सा कह सकते हैं क्या होना चाहिए। अब देखें ना, ये इस मुल्क के साथ तो खिलवाड़ हो रहा है शुरू से, चाहे जिसकी भी हुकूमत हो या जो भी पार्टी हो, तो अब एज ए न्यूट्रल सिटीजन आप देखें तो इस काम को ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इसके बड़े असरात होते हैं। अब जिस तरह आपने कहा 2018 में पूरा 5 मेंबर बेंच जो था उसको किसने प्रेशराइज किया था कि वो उन्होंने कहा ये कामा का केस है और कामा से पनामा से कामा निकाल के ले आए, फिर वो केस अब ख़त्म हो गया है। अब उनको कोई सज़ा होती है, जजों को नहीं होती। अब जज किसके कहने पे कर रहे थे ये भी नहीं बता सकते। उस वक्त कह रहे थे 2 बंदे इनको प्रेशराइज कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। अब ये देख कहाँ पे सिलसिला जो है वो ख़त्म होना चाहिए। ये पहली दफ़ा अब जजों ने ये देखे ना, पूरी इस्लामाबाद एक किस्म की हाई कोर्ट है, उन्होंने एक किस्म के अपने चीफ जस्टिस पे नो कॉन्फिडेंस कर दिया है कि जी बेंचेस बनाते हैं या जो भी काम होता है तो वो प्रेशराइज होते हैं या उस पर इन्फ्लुएंस होता है। तो इसका किसी न किसी तरीके से कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, चाहे वो जुडिशल कमीशन बने कि जी आप आइंदा जो है सेक्रेटरी डिफेंस को बुलाते हैं या बुला सकते हैं। जदून साहब, एक और भी बात सामने आई है कि कुछ बार काउंसिल्स की तरफ से भी जो है बात हो रही है, जिस तरह मैंने अर्ज किया कि कुछ पार्टीजन ज्यादा ही हो गया है काम सिलसिला, हमें अदालतों को हमारे आला फोरम से ये काम खुद ब खुद सेटल होने चाहिए। मगर क्या कोई आपको लगता है कि वकला में भी अब जो है वो जो है तलवारें सौंत ली जाएंगी, मुख्तलिफ जो धड़े हैं? और सेकेंडली कोई जो केसेस के डिसीजंस हो चुके हैं अब उनको भी मतलब कुछ लोग दे आर ट्राइंग टू कॉल देम इन क्वेश्चन, हालांकि वो अदालतों के फैसले हैं, बहरहाल मानने पड़ते हैं। तो क्या इस सिमन में आपकी क्या टेक है? नहीं, बिल्कुल आपने बड़े अच्छे पॉइंट उठाए। ये सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि आप ये देखें ना, ये काम अब चल पड़ा है, तो अब जिस पार्टी के खिलाफ डिसीजन आएगा तो वो तो नहीं मानेंगे, क्योंकि देखें ना पीटीआई का स्टैंड रहा है, उन्होंने बाहर कहा जी कि हमें चीफ जस्टिस पे एतमाद नहीं है, लेकिन फिर वो केस सुनते रहे, बीच में थोड़ा अगला रिलीफ, अब कल उसने कहा जी आप जलसा करें 30 तारीख को, तो फिर वो मान भी लेते हैं। जब उनका एक ये है कि जब कोई उनकी हक में आ जाता है फैसला तो फिर कहते हैं चले जी कोई थोड़ी देर के लिए वो ठीक है, लेकिन बाद में उन्होंने अदम एतमाद पहले भी किया, अब भी कह रहे हैं जी हमें एतमाद नहीं है। तो इसका कुछ सोल्यूशन निकलना चाहिए। बार काउंसिल भी है, बार एसोसिएशन है, उन्हें रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा होना चाहिए, जुडिशरी के साथ। उन्हें किसी पोलिटिकली पार्टी का अलगार नहीं बनना चाहिए, ना ही किसी ऐसी जगह कि उनको किसी जगह से कोई ऑफर मिले तो वो उसके साथ हो जाए, बल्कि उनको देखें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मामला है, फंडामेंटल राइट है और ये सिटीजन मतलब पब्लिक एट लार्ज का इशू है, ये किसी पोलिटिकल पार्टी का नहीं है। अगर जजों को अब कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है तो आज से 5 साल पहले भी कर रहा था, तो इनको तो यूज करते हैं, तो जजों को भी चाहिए वो यूज ना हो, कंटेम्प्ट नोटिस इशू करते, बजाय से कहते हैं जी हमें फलाना इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो उनके पास तो पावर होती है जो उनको, आप और मेरी जरूरत तो नहीं है किसी जज को फोन कॉल करें कि जी हमारा ये फैसला कर दें, तो कर सकता है। आप करें ना, एक दिन किसी क्लर्क को फोन कर दे हाई कोर्ट में, तो ये तो आप देखें, आप भी डरते हैं, हम ये बताएं कि बानी पीटीआई को बड़ा फार फेस्ट लगता है, कोई रिलीफ मिलता नजर आ रहा है इस हवाले से या किसी और हवाले से? नहीं, वो तो देखें अब रिलीफ अब किस तरह मिलता है, वो लीगल प्रोसेस ही गुजरना पड़ेगा। अब ये नहीं कि जजों को खत लिखा है तो सुबह उनके सारे केस खत्म हो जाएंगे, वो तो चाहे केस झूठा हो या जिस तरह भी बना हुआ हो, सच्चा हो। लेकिन ये मियां साहब के केस में तो हमने देखा था कि मतलब एक दिन में वो सारे काम हो गए थे जब वो वापस आए। अब क्या पता है 5 साल के बाद कोई बंदा आए तो कहे मियां साहब के केस में किसी ने प्रेशराइज किया था, तो ये तो अभी देखे ना, हालात का पता नहीं चलता। तो ये तो अब आप और मैं भी इस चीज़ के विटनेस है, तो जो वक्त गुजरता है तो इसके साथ चीज़ें जो है मजीद जो है वो एक्सपोज होना शुरू हो जाती हैं। तो अब देखते हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट का। बहुत शुक्रिया जहांगीर जदून साहब, आपने हमें एनलाइटन किया। ना ये थे, हमने इसके तमाम पहलू इधर के उधर के दोनों आपके सामने रख दिए। बहरहाल ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, कौमों की जिंदगी में से बड़े बड़े क्राइसिस और बुरान आते हैं, वो गुजर जाते हैं बुरान। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ हैं कामरान यूसुफ साहब, बहुत गहरी निगाह रखते हैं आलमी अमूर पर और ये जो मुल्कों के दरमियान मामलात हैं, और इस उलझी हुई डिप्लोमेसी में हम इनसे रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया कामरान यूसुफ साहब, आपने हमें वक्त दिया। वक्त तो बड़ा नाजुक है कि अगर ये देखें कि जो स्टेटमेंट आई अमेरिका की तरफ से भी ईरान के साथ हमारे जो तिजारती मामलात हैं उस पे भी उन्होंने कदगन की बात की है,
इसके बाद चाइनीज के साथ जो हुआ वो भी हमारे लिए बड़ा एम्बैरेसिंग था। सेकंड हिस्से में मैं आपसे बात करूंगा दौरा जो है डार साहब का, मगर पहले तो ये फरमाएं कि ये क्या है, इंडिया वहां पे बैठा हुआ है, चाहे बाहर में इन्वेस्टमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, मगर हमारे लिए बड़ी तादीबी कार्रवाइयां हो रही हैं, तो क्या वजह है, इसकी क्या वजह है? हमारी वीकनेस है या और कुछ? जनाब कामरान यूसुफ साहब। देखिए, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। वीकनेस तो यकीनी तौर पर है कि जो कल वाला वाकया बशाम में भी जो हुआ और जिस तरीके से ये रिपीटेडली वाकयात हो रहे हैं, और जुलाई 2021 का बिल्कुल ये कॉपी था, और उसके बाद हमने सिक्योरिटी जो अरेंजमेंट है उनको बेहतर किया, चाइनीज को अश्योर किया, लेकिन दोबारा से ये वाकया होना यकीनी तौर पर इसमें आप कह सकते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स भी है, हमारा इंटेलिजेंस फेलियर भी है। दूसरा, आई थिंक आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान इन द आई ऑफ द स्टॉर्म, गिवन द फैक्ट कि आपको पता है कि लार्जर कॉन्टेक्स्ट अगर आप देखें तो इस वक्त चीन और अमेरिका की लड़ाई है। चीन कोशिश कर रहा है कि वो टेक ओवर कर ले एज सुपर पावर और दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाए, और उसके लिए वो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो उनका एक मंसूबा है उस ड्रीम को हकीकत में बदलना। और उस BRI का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है वो आपको पता है कि CPEC है। तो इसलिए यकीनी तौर पर वो ताकतें जो चीन को दुनिया की नंबर 1 ताकत नहीं देखना चाहती, तो वो डिफरेंट टैक्टिक्स अपना रही हैं। और ये जो वाकयात हुए हैं, कम से कम एक हफ्ते के दौरान 3 जो दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं, गवादर अथॉरिटी जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर जो हमने देखा वाकया हुआ, फिर तुर्बत में जो नेवल एयरबेस है उसका हम जो कार्रवाई देखें, और फिर जो बाशाम वाला, इन तीनों में अगर आप एक मुमासलत देखें तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के अंदर जो चीन के मफादात हैं या जो चीनी बाशिंदे हैं उनको टारगेट करता था। तो क्लियरली अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें तो कहीं ना कहीं जो वो फोर्सेस जो चीन के खिलाफ हैं, लगता है कि एक दफा फिर एक्टिव हो रही हैं। और उसकी वजह ये है कि शायद जो पाकिस्तान में नई हुकूमत आई है, ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जो CPEC कई सालों से एक सुस्त रवि का शिकार है, तो उसको रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। तो शायद उस कोऑपरेशन को अंडरमाइन करने की एक कोशिश है। अच्छा, अभी कुछ मैं ट्वीट्स भी देख रहा था, एक साबिक डिप्लोमेट हैं, अब तो वो अपना एक शो भी करते हैं एक बड़े चैनल पे, इसमें जो इसाक डार साहब का दौरा हुआ है उस पर उन्होंने बड़ी तनकीद की है कड़ी, और ये कहा है कि वहां उनको कोई मिलने भी नहीं आया, और उसके बाद वो इस तरह से चले गए। और फिर जो उन्होंने इंडिया के साथ ट्रेड के हवाले से एक जो बयान दिया था, उस पर इंडिया का जो बयान आया उसके बाद भी हमें जो है एक एम्बेरसमेंट हुई। तो ये क्या आप समझते हैं कि खारजा अमूर से उनकी कुछ ज्यादा नाबलद होने की वजह है, या हम अनकॉल्ड फॉर क्रिटिसिज्म है ये जो डार साहब पे हो रहा है? यूसुफ साहब। आई थिंक पार्शली अनकॉल्ड फॉर भी है थोड़ा सा। जो अब्दुल बासित साहब का आप जिक्र कर रहे हैं कि ये अभी हाल ही में ब्रसल्स गए थे वहां पर न्यूक्लियर एनर्जी समिट अटेंड करने, और वापसी पर वो लंदन भी गए थे, तो वो तनकीद कर रहे हैं कि उनको वहां पर जो उनके यहाँ मनसब है वो रिसीव करने नहीं आए, कोई आम मुलाकातें भी नहीं हुई। तो उसमें जो एक आई थिंक क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि जब ये वहां पे मौजूद थे, एक तो वो यूके के सरकारी दौरे पर नहीं गए थे, वो गए थे ब्रसल्स और वाया लंदन गए थे। तो वहां पर जो उनकी जब वो वहां पे पहुंचे थे तो डेविड कैमरून जो आजकल उनके सेक्रेटरी खारजा हैं या वज़ीर खारजा हैं, तो वो मौजूद ही नहीं थे अपने मुल्क के अंदर। वो कहीं आई थिंक किसी अफ्रीकन कंट्री में किसी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए हुए थे। थोड़ा सा आई थिंक जरा तनकीद वो लोग ज्यादा कर देते हैं। रही बात जो उन्होंने जिक्र किया भारत के साथ तिजारत करने के हवाले से, तो आई थिंक ये नहीं है कि ऑफ द कफ उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। ये आई बिलीव कि क्योंकि इसाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर तो रहे ही हैं और बहुत क्लोज समझे जाते हैं नवाज शरीफ के, और नवाज शरीफ की हमेशा ये पॉलिसी रही है कि हमसायों के साथ ताल्लुकात आपने बेहतर करने हैं, और भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात की हमेशा वो ख्वाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो रिफ्लेक्ट कर रहे थे जो नवाज शरीफ का माइंडसेट है, और एक इंडिकेट भी करता है कि इस वक्त जो पाकिस्तान के इस इकोनॉमिक जो सिचुएशन है, पाकिस्तान के अंदर भी ये डिबेट हो रही है। आई थिंक पाकिस्तान के जो फैसला साज हैं वो भी सोचते हैं, ओपिनियन दो के डिवाइडेड है कि हमें मौजूदा सूरत हाल में जब आपके साथ अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हैं, ईरान के साथ उतार चढ़ाव है और इंडिया के साथ एक स्टेलमेट चल रहा है, तो ऐसी सूरत में हम अगर रीजन के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो अपनी मईशत को कैसे रिवाइव करेंगे। तो शायद उन्होंने आप कह लें कि एक इंडिकेट किया है कि जो हुकूमत है वो ये सोच सकती है। और वो बात भी उन्होंने कही कि पाकिस्तान में कई ऐसे बड़े बिजनेसमैन हैं, खास करके जो पंजाब में ज्यादा उनका इन्फ्लुएंस है,
वो यकीनी तौर पर दिलचस्पी रखते हैं कि भारत के साथ जो है तिजारत खोली अच्छा। जाए। लेकिन जी अच्छा प्लीज। कामरान भाई, एक और बात, क्योंकि मैंने सॉरी माफी चाहता हूँ, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, ये आपकी मैंने एक कमेंट सुना था आपका प्रोग्राम में, बड़ा रेगुलरली देखता हूँ, उसकी तरफ भी आता हूँ। ये उनके जो वजीर खारजा हैं, वो जब बिलावल भुट्टो भी गए थे तो बड़ा ही इंसल्टिंग उनका स्टेटमेंट था। रिसेंटली मैंने एक बड़े उनके देखे जाने वाले वीलॉग में उनको देखा, तो इस तरह उन्होंने शन किया, विच इज वेरी अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज जो उन्होंने की। तो वो उस तरफ से तो हमें इस तरह से पेंट किया जाता है कि कोई खुदा न खास्ता, तो ये फिर वन साइडेड ट्रैफिक हम कैसे चलाएं? या तो बैक उनसे बात करें और उनसे उन्हें कुछ एश्योर, मतलब एक तैयारी करके जाएं, वरना जो उसकी तरफ से बयान आता है, ठीक है वो उनका बड़ा एक एक्स डिप्लोमेट और अब वजीर है, ही यूजेस वेरी इंसल्टिंग लैंग्वेज। इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आई थिंक जिसका जिक्र आपने किया वो गोवा में एससीओ की कॉन्फ्रेंस थी जो मई में हुई थी पिछले साल, और मैं भी वहां पर मौजूद था कवर करने के लिए। तो इवन के जो इंडियन जर्नलिस्ट थे वो भी खुश नहीं थे कि ये बिहेवियर जो है जयशंकर साहब का कोई इतना अच्छा नहीं है, इस तरह अनडिप्लोमेटिक होना नहीं चाहिए। दो के जो बिलावल साहब थे उन्होंने उनको अपने आप को बड़ा अच्छा कंडक्ट किया। अब उसकी वजूहात हैं, कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि वो पहले आपने जिक्र किया फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, डिप्लोमेट भी रहे हैं, और वो उनकी राज्यसभा के मेंबर हैं, यानी कि उनकी जो सेनेट है, अब वो लोकसभा में इलेक्ट होके आना चाहते हैं। तो एज अ पॉलिटिशियन जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो क्योंकि वो रिप्रेजेंट तो बीजेपी को करते हैं, तो शायद जो उनके ये इलेक्शन से पहले बयानात हैं, ये रिफ्लेक्ट करता है कि थोड़ा सा वो एक हार्ड लाइन स्टांस लेना चाहते हैं, अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को अपीज करना चाहते हैं। बट नेवरदलेस एक और बात ये भी कही जाती है कि जो इंडिया पाकिस्तान जो पॉलिसी है इंडिया की पाकिस्तान के हवाले से, उसमें जयशंकर से ज्यादा जो अजित डोवल है, जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उनका ज्यादा कंट्रोल है। तो वो अपने आप को बाज़ दफा लेफ्ट आउट भी फील करते हैं, तो ये भी एक वजह है। बट हैविंग सेड दैट, इन जो पब्लिक पोस्टरिंग है भारत की, जो भारतीय लीडर्स की, उसको सामने रखते हुए कुछ लोगों का ये ख्याल बिल्कुल ठीक है कि इसहाक डार साहब को इस मौके के ऊपर इस तरह की सिग्नलिंग नहीं करनी चाहिए थी जब भारत इलेक्शन मोड में है। हाँ, जब इलेक्शंस हो जाए उसके बाद आप चीजें देखें। अगर कोई बैक चैनल्स चलते हैं, और मेरा तो ये मानना है, मुझे जराए ये बताते हैं कि बैक चैनल अभी भी कहीं ना कहीं चल रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअल जो पिक्चर है वो इमर्ज होगी आफ्टर द इंडियन इलेक्शंस कि इंडिया का क्या मोड है। एट दिस टाइम आई डोंट थिंक सो कि कोई भी वो बीजेपी के मोदी साहब हों या जयशंकर हों, इलेक्शन में आप जा रहे हैं, इस तरह की कोई बात करें कि आप पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं, तो आई थिंक यू लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। तो इसलिए इसको हमें थोड़ा सा डोमेस्टिक कॉनोटेशन में भी देखना चाहिए जो इंडिया में इलेक्शंस हो रहे हैं। बट नेवरदलेस इंडिया में इस वक्त एपीटाइट भी नहीं है कि पाकिस्तान के साथ इंगेज किया जाए, क्योंकि उनको ये लगता है कि हमारी ये जो पॉलिसी है कि पाकिस्तान के बगैर भी हम मामलात को आगे चला के चल सकते हैं और ये स्टेलमेट और जो डेडलॉक है बरकरार रख सकते हैं स्टेटस को, तो उनको लगता है कि हमें कोई इतना नुकसान नहीं है, पाकिस्तान को नुकसान है, भले उनको होता रहे, हम ये पॉलिसी जो है वो सस्टेन कर सकते हैं। कि वैसे भी आपने ठीक फरमाया कि एक इलेक्ट्रल इशू है और वो कोई ना कोई उसे कभी बाबरी मस्जिद चाहिए, जो हिंदू जो बहुत पसमानदा पड़ते हैं उनको मोबिलाइज करने के लिए जिस तरह से वो खेल रहे हैं मोदी साहब, तो शायद ये भी वजह है। और मगर एक और एंगल से डार साहब वजीर खजाना के तौर पर बड़े लोग उनके गर्विदा भी हैं, और उनके हाँ खुद लोग जो हैं उन पर बड़ी तनकीद शदीद करते रहे। हमने देखा जो जिस तरीके से बातें जुबैर साहब ने की, इससे पहले वो जो वजीर खजाना थे इनके, मगर वो लोग कहते हैं कि ये अभी उस मोड से नहीं निकले। इवन इफ जब ये बात करते हैं खारजा मीटिंग्स में भी, तो यहाँ इकोनॉमी पे इनका ज्यादा एम्फेसिस होता है, तो अनकॉन्शियसली मेरे ख्याल में वो अभी इसी मोड में है, या वजारत खारजा या उसकी जो डिप्लोमेसी या उसकी सेंसिटिविटीज जो है वो जरा कुछ देर टाइम लग जाएगा समझने में। नहीं, आई थिंक अभी तक उनको वो ये कहते हैं ना कि ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो ये कुछ ऐसा ही मामला है उनका। ये ज्यादातर जब भी वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर अगर बात करने का कहा जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी को ले ही जाते हैं, और उस तरीके से अभी तक जो उनका कंडक्ट रहा है वो कोई इतना आप कह सकते हैं कि शायद दिल से उन्होंने कबूल नहीं किया। दो के वज़ीर खारजा होना कोई छोटी बात नहीं है, और कहीं ना कहीं से वो अभी भी जो इकोनॉमिक मैनेजमेंट है या जो इकोनॉमिक टीम है गवर्नमेंट की, उसमें घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन जो ये कैबिनेट की कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, उसका उनको चेयरमैन बनाया गया है, तो ये यकीनी तौर पर कंसर्न पाया जाता है इवन विद इन द फॉरेन ऑफिस भी। आफ्टर ऑल जो फॉरेन अफेयर्स है इट्स अ फुल टाइम जॉब, और अगर आप 3-4 जगहों पे अपने पांव फंसा लेंगे तो वो थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है कि अभी तक जितना उनका टाइम उन्होंने गुजारा है वजारत खारजा में,
ज्यादा फोकस स्टिल तो वो लगता ये है कि वो वजारत खजाना की तरफ ही देख रहे हैं। कुछ लोग तो शायद ये भी कहते हैं कि वो इंतजार कर रहे हैं साहब नाकाम वो वजीर खजाना बन जाए। जी वन लास्ट क्वेश्चन, आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज जहां बहुत सी हैं, उन्होंने एक साबिक या जो सरकारी अफसरान है, माफी चाहता हूं, उनके असासों की छानबीन और उनके रिश्तेदारों के असासों की छानबीन का भी मुतालबा कर दिया है। तो आपके इल्म में है कहीं जहां जहां आईएमएफ के प्रोग्राम है वो ये जो यानी उन्होंने ये शर्त रख दी है, ये शुरू भी हो चुकी है, तो क्या ये रवैया उनका दीगर अपने जिनके वो डोनर हैं उन मुल्कों के साथ ही होता है, या ये करम हम पे ही वो फरमा रहे हैं कामरान यूसुफ साहब? देखें, ये जो उनका मुतालबा है ना कि जो सरकारी मुलाजमीन है, ब्यूरोक्रेट्स है, उनके और उनके जो डिपेंडेंट है उनके असासे, ये कोई मुतालबा नया नहीं है। ये जो इससे पहले भी प्रोग्राम पाकिस्तान निगोशिएट करता रहा। फर्क ये था कि सम और दी अदर हम वो टाल मटोल करते रहे, लेकिन वही वाली बात है कि हमारे ऑप्शंस अब इतने लिमिटेड हैं कि फिर आईएमएफ ज़ाहिर है कि अपनी शराइत जो बनवा रहा है। रही बात कि क्या बाकी मुल्कों के साथ इसी तरह का वो कंडक्ट करते हैं, आई थिंक इट डिपेंड्स। देखिए, पाकिस्तान के साथ ये 23वां उनका प्रोग्राम है और गालिबन आई थिंक हम इस एतबार से पहले या दूसरे नंबर पर हैं कि सबसे ज्यादा प्रोग्राम लिए हैं। तो जब आप इतने प्रोग्राम लें और वो जो एक कहावत है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो फिर आपको ये चीजें तो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। जितना आप इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर रिलाय करेंगे तो उतना ही फिर ये इंट्रूसिव होंगे। बट हैविंग सेड दैट, अगर ये उनका मुतालबा नहीं भी है तो ट्रांसपेरेंसी के लिए दिस इज नॉट अ बैड आइडिया कि जो भी हमारे, आपको पता है कि हम करप्शन की जब बात करते हैं ज्यादा हमारा जो फोकस है वो सियासतदानों के ऊपर तो होता है, लेकिन ये बात भी कही जाती है कि सियासतदान जो हैं या ब्यूरोक्रेट ही वो सियासतदानों को रास्ता दिखाते हैं। ब्यूरोक्रेसी में भी बहुत ज्यादा करप्शन है। तो ये कोई हर्ज नहीं है कि जब कोई एक सिविल सर्वेंट ज्वाइन करता है सर्विस और अगर हर साल उसके जो असासों की तफसीलात है वो पब्लिकली अवेलेबल हो, तो एटलीस्ट लोग असेस कर सकें कि कोई कितना असासे बना रहा है या उसके जो असासे हैं अपनी आमदन से ज्यादा तो नहीं है। बट अगेन आई थिंक जहां तक आईएमएफ की बात है, अगर आप इस तरीके से उनके ऊपर डिपेंड करेंगे तो डेफिनेटली वो हर आपका जो अंदरूनी मामला है उसमें डेफिनेटली आप मुदाखलत करेंगे, क्योंकि मजबूरी हमारी है, आईएमएफ की नहीं। मजबूरी हमारी है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कामरान साहब। इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। ठीक कहा कामरान यूसुफ साहब ने, वीकनेस हमारे अंदर की है, और ये भी ठीक कहा कि जो ब्यूरोक्रेट के बगैर सियासतदान वारदात नहीं कर सकता, मगर हम अपने अंदर से ही कर लेते तो ना हमें आईएमएफ की जरूरत थी उससे पैसे लेने की, और अंदर भी हम एक दुनिया बना सकते थे। तो ये था हमारा आज का शो। इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।